शायद होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है।
सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़नादाब 10 बजे की बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका में हिंदुस्तान के नायब कौंसल जनरल गिरफ्तार, वीजा फ्रॉड में मुलविस होने का इल्जाम। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप्स में बच्चों की अमवात का मामला, जिला हुकाम ने कहा मुआवजे की अदायगी की बात से कोई कैंप नहीं है कायम। लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, CBI करेगी मुखालिफत। राजस्थान में आज वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होंगी वसुंधरा राजे, हलफबरदारी की तकरीब के लिए वसीतर इंतजामात। आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल पेश किया जा सकता है आज, बिल के मुसविदे की कॉपियां पहुंची हैदराबाद। और बांग्लादेश में जंगी जराइम की पादाश में अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दे दी गई, जमात इस्लामी ने आज बंद करने का किया ऐलान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। वीजा फ्रॉड के इल्जाम में हिंदुस्तानी नायब कौंसल जनरल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। तिव्यानी खाबोरगार्गे पर एक हिंदुस्तानी शहरी के वीजा के हुसूल के लिए दस्तावेजात में हेराफेरी का इल्जाम लगाया गया है। 39 साल खातून सिफारतकार न्यूयॉर्क के हिंदुस्तानी कौंसल खाने में सियासी, माशी और खवातीन के उमूर की नायब कौंसल जनरल के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। खारजी उमूर से मुतालिक अमेरिका के US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का कहना है कि घरेलू खादिमा का इस्तेहसाल करने के लिए हिंदुस्तानी सिफारतकार ने वीजा के 7 फर्जी दस्तावेजात लगाए, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। चारा घोटाले में कसूरवार ठहराए जाने वाले आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर आज समाअत होनी है। रांची की मकामी अदालत लालू को 5 बरस की कैद की सजा सुना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में CBI लालू की जमानत अर्जी की मुखालफत करेगी।
कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आज मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक रखने वाली दर्ज फहरिस्त जातों की 100 से ज्यादा तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। पार्टी के मंशूर में दलितों की ख्वाहिशात को शामिल करने के कवायद के तहत राहुल गांधी दर्ज फहरिस्त जातों के नुमाइंदों से ये मुलाकात कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी के चेयरमैन के राजू ने राहुल की एससी नुमाइंदों से मुलाकात के बारे में मीडिया को जानकारी फराहम कराई। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ऐसा मैनिफेस्टो लाना चाहती है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। एक जानिब मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के राहत कैंपों में बुनियादी सहूलियात के न होने का चर्चा है, लेकिन जिला हुक्काम किसी कैंप के वजूद से ही इनकार कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज का कहना है कि मुआवजे की अदायगी के बाद से कोई राहत कैंप कायम ही नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाज़ाबतकारी के लिए माली मदद लेने की खातिर कुछ लोगों ने कैंप लगा लिए हैं। किसी वे में वे यही प्रेशर प्रशासन पे बिल्डअप कर रहे हैं कि उनको भी सहायता धनराशि के लिए कंसिडर किया जाए। अगर इसमें वास्तव में कोई डेथ हुई है तो इसमें बाकायदा जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। बड़ा ही सीरियस मामला है, और अगर जांच टीम यह पाती है कि किसी की डेथ नहीं हुई है तो अकॉर्डिंगली फिर इसका खंडन किया जाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से सर जो संख्या बच्चों की बताई जा रही है वो तो बेहद ज्यादा है। 2 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों की संख्या बताई जा रही है। तो आपकी जांच में मतलब इस तरह का आया है क्या कोई बच्चे? ये बिल्कुल नहीं आया। जितने भी समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित किया था और जितनी टीवी चैनल्स ने किया था, सबको हमने आधिकारिक ईमेल से हमने उनको कन्फर्म किया है कि ऐसा नहीं है। और नाज़रीन, इस सनसनीखेज खुलासे के बाद हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर में मौजूद अपने ईटीवी नुमाइंदे बिनीश पंवर से। जी बिनीश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है कि यूपी की हुकूमत जो है वो मुजफ्फरनगर कैंपों में जो बच्चे रह रहे हैं खासतौर पर उनकी मौत का सख्त नोटिस लिया गया है, और वहीं आज इस तरह का बयान डीएम का सामने आया है कि वहां तो ऐसा कोई कैंप ही नहीं है। आपके पास क्या इत्तिलात है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार मुजफ्फरनगर दंगे के मामलों को लेकर खड़ा रुख इख्तियार किए हुए है, वहीं जो कैंपों में बच्चों के मरने का जो सिलसिला है उसको लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मगर उसके बाद से जिस प्रकार से जिलाधिकारी ने ये जो बयान दिया है वो बेहद ही चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ है कि किस तरह से यहाँ शिविर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो मीडिया को बयान देते हुए जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि यहाँ पर कोई कैंप नहीं चल रहा है, तो बेहद अजीब सा लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों के मरने के मामले की भी अगर बात करें तो उस मामले को लेकर भी जिला प्रशासन लगातार पल्ला झाड़ने में लगा है, भले वो शामली जिला प्रशासन हो या फिर मुजफ्फरनगर की बात करें। यहाँ पर जो बच्चे के जो मरने के मौत के मामले हैं उसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम भी आई थी और उसने जांच करने के बाद हालांकि वापस लौट गई और मीडिया से उनकी कोई विशेष बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसी सत्यता की जांच परखने के लिए वो यहाँ पहुंची थी कि जिस प्रकार से मरने का मामला, जो बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं और जिला प्रशासन उससे पल्ला झाड़ रहा है, इस तरह की कोई भी घटना होने से इनकार कर रहा है, तो उसी की सत्यता की जांच करने के लिए आई थी। मगर आज अजीब सा जो मामला सामने आया है, डीएम ने साफ तौर पर कैमरे पर आप सुन सकते हैं कि एकदम स्पष्ट कर दिया कि यहाँ कोई रात शिविर कैंप चल ही नहीं रहे हैं, जबकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर राहत शिविर चल रहा है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अब राहत शिविर की अगर बात करें तो इन राहत शिविर में जो लोग पहले यहाँ शरणार्थी रह रहे थे वो जनपद मुजफ्फरनगर के थे, लेकिन अब इसमें मेरठ बागपत के भी शरणार्थी आकर रहने लगे हैं। जी अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपने दोनों पक्षों की बातचीत जो है वो सुनी है, दोनों तरफ से बातचीत करी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो गया है, खासतौर से 50 जो बच्चों की मौत हुई है उसके बाद से, तो वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनको क्या किसी तरह की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? देखिए, जो बच्चों की मौत का मामला है, इस मौत के मामले को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहत शिविर में जो लोग हैं उनके पास अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास इसका कोई सबूत नहीं है जिन बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि कई बार
आप खुद अगर जीवन पर ढाल कर देखें, पूरी बात को सोचें कि अगर किसी नवजात बच्चे की मौत हुई है, उसके जन्म होते ही उसकी मौत हुई है, तो उसका सबूत अब 1 महीने बाद वो क्या प्रस्तुत करेंगे? क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर बच्चे की मौत का जो कोई भी आंकड़ा प्रशासन को बता दिया जाए या दर्ज करा दिया जाए, शायद हो सकता है उनको आर्थिक मदद उसकी मिल जाए। तो इसकी अगर उनको जानकारी होती तो शायद वो पहले का बंदोबस्त करके रखते, लेकिन अब इनके पास कोई सबूत नहीं है, जिस वजह से जिला प्रशासन लगातार बच्चों जो मरने का मामला है उससे स्पष्ट रूप से कहता है इसका कोई सबूत नहीं है और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। तो अपना बचाव कर लेता है और बचाव करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर मौतों की बात करें, भले बच्चों की हो या बुजुर्ग की मौत हो या किसी की भी मौत हो, अभी तक खुद जिला प्रशासन भी 11 मौतों को स्वीकार कर रहा था। 4 मौतों की बात जिलाधिकारी ने कल कही है, जिसकी जांच टीम एक कल गई थी, यानी कि 15 मौतों की तो बात खुद जिला प्रशासन स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा जब राष्ट्रीय बाल आयोग यहाँ आया था तो लगभग 2 दर्जन बच्चों के मरने की जो लिस्ट है वो उनको सौंपी गई थी। तो बात करें जिला प्रशासन की, अगर बात करें तो अभी विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि बार बार जो बड़े अधिकारी हैं वो स्पष्ट बयान दे रहे हैं कि जिसकी कमी होगी, अगर इस तरह की बात पाई जाती है और बच्चों के मरने की का मामला सामने आता है तो स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिनसे जांच कराई गई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा विनीश, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्दी का मौसम है, कैंप जो लगे हैं उनमें जाहिर सी बात है सर्दी से बचाव के कोई उपाय जो है वो नहीं जो करवाए गए हैं, कुछ भी इस तरह से सामने नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जो हम खुद मकानों में रहने के बाद और रजाई और कंबल ओढ़ने के बाद भी खुद पूरी रात में जिस तरह से कपकपाती सर्दी इस समय चल रही है, उसमें आपको सुरक्षित सा महसूस नहीं करते हैं। तो आप उन्हें देखिए जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं है, जो कपड़ों के एक तंबुओं में रह रहे हैं, तो बड़े कोई भी मैं कहूंगा कि व्यक्ति भी इस तरह की कपकपाती सर्दी में अपने आप को पूरी रात काटने पर बड़ी मुश्किल से पूरी रात काट पाता है। तो बच्चे की क्या हालत होती होगी, जो बुजुर्ग है उनकी क्या हालत होती होगी। तो इसके बारे में सोचना होगा जिला प्रशासन को, क्योंकि वहाँ जब कोई टीम आती है उस समय गर्म कपड़े बांटने से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ उनका जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी जाए, या तो कहीं पक्के मकान या सरकारी कॉलेज या धर्मशालाओं में इनकी व्यवस्थाएं हो, तो तब जाकर सर्दी से इनका बचाव हो सकता है। वरना आने वाले जनवरी के माह में शायद ये और भी जो ठंड होगी उसको झेल ना पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप वहां नजर बनाए रखिए। जाहिर सी बात है आज इस तरह के बयानात के बाद मजीद रिएक्शन जो है वो सामने आने अभी बाकी है। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के राहत कैंपों के ताल्लुक से जिला इंतजामिया का कहना है कि इस तरह के कोई कैंप है ही नहीं और लोगों ने मुआवजे की जो रकम है उसको पाने के लिए इस तरह के कैंप लगा रखे हैं, जबकि दूसरी तरफ वहां का जो मंजर है वो तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों की अमवात का सख्त नोट लिया है। अदालत उज़्मा ने इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए यूपी हुकूमत को फौरी मौसर कदम उठाने का हुक्म दिया है। ठंड से हुई मौत का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में हुई हंगामा आराई और मुख्तलिफ अखबारों के हवाले से बच्चों की अमवात की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। जस्टिस पी सत्यशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले के हकायक का पता चलाने और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी तौर पर तमाम जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। इस मामले की अगली समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर की गई है। नगर के मामले में कोर्ट बहुत चिंतित है। वहां बच्चों की मौत हुई है, 50 बच्चों के आसपास, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सबने रिपोर्ट किया है, टीवी चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है। कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी उनको फैसिलिटी नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट साथ में इसलिए भी चिंतित है कि केवल कैंप ही नहीं बल्कि दूसरे जितने गांव हैं उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो हमने कोर्ट से कहा, स्टेट ऑफ यूपी ने एक्सेप्ट किया है कि हम कल से ही इस चीज को पूरी तरह से खुद अपने कंट्रोल नियंत्रण में लेकर के इसको पूरा करेंगे और इसकी रिपोर्ट फाइल करेंगे। इस मामले से जुड़े तमाम एनजीओज और समाजी कारकुनों ने अदालत से कहा है कि वो रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात की जांच कर रहे हैं और तमाम तफसीलात से वो अदालत को वाकिफ करेंगे।
अदालत ने मुजफ्फरनगर जिले के शामली और उसके आसपास के इलाकों में हुए फसादात के मामले की समाअत करने से इनकार करते हुए कहा है कि 21 जनवरी को तमाम फरीकैन की दलाइल की समाअत की जाएगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 56789 लगाओ, कॉमेडी, म्यूजिक, क्रिकेट, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे राजस्थान का, जहां जयपुर में वसुंधरा राजे की हलबरदारी तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया ETV नुमाइंदे ने। उनको कहेंगे कि वो उस डायस को दिखाए जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, और इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल जो साधु संत हैं उनके बैठने का इंतजाम है वो यहाँ पर होगा, आप देख रहे हैं। और बिल्कुल मंच की दूसरी तरफ अगर हम कहें तो वहां पर दाईं तरफ वहां पर तमाम जो VVIPs हैं वो वहां पर बैठेंगे। हम जहां पर खड़े हैं वो दरअसल वसुंधरा राजे के जो निजी मेहमान हैं वो यहाँ पर आकर बैठेंगे और उनके लिए तमाम जो है इंतजाम किए गए हैं। हमारा जो कैमरा पर्सन है उनके बिल्कुल पीछे की तरफ हम अगर हम बात करें, और वहां पर जुडिशरी के जो तमाम लोग हैं उनके बैठने के इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन जो खड़े हुए हैं उनकी बिल्कुल अगर बाई तरफ की तरफ पीछे की तरफ देखेंगे तो वहां पर तमाम अफसरान हैं उनके बैठने का इंतजाम किया गया है। आप देख रहे हैं जहाँ पे जुडिशरी के तमाम जो लोग हैं वो बैठेंगे, उनकी जगह हम कैमरा पर्सन बता रहे हैं। हम मेरे बाई और तमाम एक और कैमरा पर्सन और तमाम टीम लगी हुई है, उसके पीछे सांसदों और जो विधायक हैं उनके बैठने के इंतजाम हैं। लेकिन सबसे विहंगम दृश्य जो होगा वो हम आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हमारे साथ अगर वो फॉलो करके आ सकें कि किस तरह से पूरी तस्वीर यहाँ पर बनकर उभर रही है, जहाँ पर लगभग 30 से 40 हजार जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई हैं, और वो नजारा हमारे कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि लोग हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए पूरी तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और एक कैमरा पर्सन पूरी टीम है ETV की, वो लगातार एक एक पल की जानकारी यहाँ पर दे रही है कि किस तरह के कार्यक्रम होंगे। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह शानदार तैयारियां की गई हैं वसुंधरा राजे की ओहदे की तकरीब के लिए। हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में आज वसुंधरा राजे वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के लिए ओहदे और राजदारी का हलफ उठाएंगी। हलफबरदारी तकरीब में मुख्तलिफ सीनियर सियासतदान शिरकत करने वाले हैं। राजस्थान असेंबली की इमारत में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए BJP उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 50,000 लोग इस तकरीब में शिरकत करेंगे। असेंबली की इमारत के अंदर और बाहर तकरीब के लिए वसीतर इंतजाम भी किए गए हैं। सियासी लीडरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने अब हुकूमत साजी के लिए आम आदमी पार्टी को मदऊ किया है। ताहम दिल्ली में फिर से चुनाव कराए जाने के आसार भी नजर आ रहे हैं। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर खौज करने के लिए आज आम आदमी पार्टी की आला क़यादत की एक मीटिंग भी होने वाली है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत साजी के उलझते मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं।
हुकूमत साजी से बीजेपी के इनकार के बाद अब नजीब जंग ने आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए दावत दी है। दिल्ली में वज़ीर आला के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने अक्सरियत नहीं मिलने की वजह पेश करके हुकूमत साजी की दावत ठुकरा दी। बीजेपी ने कहा था कि उधरकार अक्सरियत हासिल नहीं होने की वजह से अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी। मैं अभी उपराज्यपाल महोदय से मिलकर विस्तार से चर्चा करके आया हूं। दिल्ली विधानसभा के 2013 के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अकाली दल को दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली में विधानसभा में मेजॉरिटी होने के लिए 36 सीटें आवश्यक हैं और उस मेजॉरिटी अंक से 4 सीटें हम लोग कम हैं। बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और हुकूमत साजी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि बीजेपी के पास हुकूमत साजी के लिए दरकार सीटें नहीं है। जिसके बाद केजरीवाल को जुमेरात की शाम लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से कॉल मौसूल हुई। पार्टी तर्जुमान मनीष सिसोदिया ने कॉल की मौसूली की तस्दीक करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हफ्ते की सुबह 10:30 बजे मुलाकात करने की केजरीवाल से अपील की है। हालांकि कभी इम्कान है कि आम आदमी पार्टी भी गवर्नर की दावत ठुकरा देगी। आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार कहा है कि कांग्रेस या बीजेपी में से किसी की हिमायत नहीं करने के अपने मौक़िफ़ पर वो अब भी कायम है। वादे है कि दिल्ली में हरीफ जमात अकाली दल को मिलाकर बीजेपी को 32 सीटें हासिल हुई हैं। ताहम वादे अक्सरियत के लिए 36 सीटें हासिल होना जरूरी है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। केजरीवाल ने फिर से चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए अपने पार्टी कारकुनों से कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का, जहां एपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2013 को आज आंध्र प्रदेश असेंबली में पेश किया जाना है। बिल की पेशी के दौरान असेंबली में काफी हंगामा आराई होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। सीमा आंध्रा के अरकान के अलावा वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी खुद रियासत की तकसीम की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते रहे हैं। इससे पहले कल शाम मरकजी वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार एक खुसूसी तैयारे के जरिए एपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2013 की कॉपीज लेकर हैदराबाद पहुंचे। वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने हैदराबाद आमद पर सबसे पहले सेक्रेटरीट पहुंचकर बिल की कॉपीज आंध्र प्रदेश चीफ सेक्रेटरी प्रसन्न कुमार मोहंती के हवाले की। इसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी ने वज़ीर आला के कैंप ऑफिस और राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन और लेजिस्लेचर सेक्रेटरी के हवाले की। मरकजी हुकूमत का कहना है कि लोकपाल बिल हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है और इस पर पार्लियामेंट में 16 दिसंबर को बहस भी होगी। हालांकि ऐसी भी इत्तलात है कि आज लोकपाल बिल राज्यसभा में पेश किया जाने वाला है, लेकिन बीजेपी हुकूमत की नीयत पर शक कर रही है। अन्ना हजारे के जन लोकपाल को पास कराने के लिए भूख हड़ताल पर फिर से बैठने की वजह से ये मामला दोबारा गर्मा गया है। अब मरकजी हुकूमत के वुज़रा लोकपाल बिल पास कराने को अपनी अवलीन तरजीहात बता रहे हैं। कांग्रेस लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि राज्यसभा में लोकपाल बिल पर बहस 16 दिसंबर को होगी और बहस के लिए 6 घंटे मुख्तस किए गए हैं। कल इसकी संभावना नहीं है, ये संभावना मंडे को ही बनती है। सोमवार को लोकपाल बिल पर चर्चा करने का प्रस्ताव सरकार ने अपनी तरफ से रखा और उसके लिए 6 घंटे का समय निर्धारित कर दिया है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट के इसी सेशन में लोकपाल बिल को पास कराए। जेडीयू ने कहा है कि वो मौसर लोकपाल के हक में है। एनसीपी ने भी कहा है कि वो बिल की हिमायत करेगी। कम से कम ये सत्र लोकपाल बिल के लिए तो जाना जाए कि लोकपाल बिल हम पारित कर चुके हैं, तो आप राज्यसभा में उसको पारित करवाइए, तुरंत लोकसभा में लाइए अगले दिन और अगले दिन यहाँ भी पारित करवाइए। अगर दिन में सप्लीमेंट्री डिमांड्स और ग्रांट्स पारित हो सकती हैं तो ये बिल भी पारित हो सकता है। तो कम से कम ये सत्र एक बिल तो पारित करके उठे, महत्वपूर्ण फैसला तो करके उठे। ताहम समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो लोकपाल बिल की हिमायत किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। लोकपाल बिल कहीं नहीं आ रहा है, ये मूर्ख बना रहे लोगों को। क्या आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कोई सवाल नहीं सपोर्ट करने। क्यों? आपत्ति क्या है? आपत्ति ये हमको बताएंगे जब बोलेंगे वहाँ। दूसरी जानिब वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने इन कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया कि पार्लियामेंट सेशन को कम करने पर हुकूमत गौर कर रही है। कमलनाथ ने यकीन दिलाया